डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो आपके लंबे इंतजार के बाद आज मैं पुनः आपके सामने हाजिर हूं एक ऐसा टॉपिक लेकर जिससे आपके पेपर में कम से कम 2 या 3 नंबर के सवाल तो आ ही जाते हैं। और आप जानते ही होंगे कि आपके पेपर के लिए हर नंबर महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए आप किसी भी नंबर को छोड़ नहीं सकते हैं। तो आइए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि आज की क्लास आपकी, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, एंजाइमों के बारे में होने वाली है। किसके बारे में होने वाली है? एंजाइमों के बारे में होने वाली है। आपके सिलेबस में एंजाइम पिछले साल नहीं था, इस बार पुनः आ गया है। और इसमें आपको पढ़ना क्या है, एंजाइम क्या है और उसके कार्य क्या है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपका 10 मिनट समय लूँगा और उसमें मैं आपको 2 से 3 नंबर तैयार करा दूँगा। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए देखेंगे हम लोग क्लास को। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग एंजाइम की परिभाषा ही जानेंगे कि भैया एंजाइम होता क्या है। तो आप लिख लीजिएगा कि एंजाइम क्या होता है। तो परिभाषा होती है इसकी, एंजाइम अजीवित नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ध्यान में रखिएगा, एंजाइम, ध्यान दीजिएगा, एंजाइम अजीवित नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि प्रोटीनीय पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। एक प्रकार से समझ लीजिए कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं भैया। एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। इसका मतलब ये बनेंगे किससे बताइए? तो इनके एकलक क्या होंगे? इनके एकलक क्या होंगे? इनके एकलक होंगे, प्रोटीनों के जो एकलक होंगे वो क्या होंगे बताएंगे आप? प्रोटीनों के जो एकलक होते हैं वो क्या होते हैं? अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलिए। आप कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर देते रहिए करिए। लाइव कमेंट बॉक्स चलती रहती है, आप उसमें आंसर तुरंत दे सकते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा, इससे आपका ज्ञान ही बढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, एंजाइम अजीवित नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो किससे बने होते हैं? प्रोटीनीय पदार्थों से बने होते हैं, अर्थात अल्फा एमिनो अम्लों से बने होते हैं। भैया अल्फा एमिनो अम्ल क्या होता है? मैं इसकी बात आपसे जिस दिन प्रोटीन पढ़ाऊंगा, कल या परसों मैं प्रोटीन की क्लास लूँगा। कल आपकी क्लास रहने वाली है कार्बोहाइड्रेट्स पर, उससे आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। परसों आपकी क्लास रहेगी प्रोटीन पर, वहाँ से भी 5 नंबर ऑप्शनल में मान के चलिए। आपको फिर आएगा विटामिन, विटामिन पे भी 5 नंबर का सवाल अभी हाल फिलहाल में पूछा गया, मैंने आपको दिखाया भी था। उसके बाद आपका न्यूक्लिक अम्ल, 4 खंड आपके ऐसे हैं जो आपके 5-5 नंबर के सवाल में आते हैं। मैं चारों की क्लास एक एक दिन लूँगा, जिससे आपका पूरा का पूरा सेगमेंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो आइए हम लोग आगे के सवालों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एंजाइम क्या है। एंजाइम आपको मालूम चल गया क्या है, और एंजाइम कैसा विलयन बनाते हैं? कोलाइडी विलयन बनाते हैं, इसलिए इनकी सक्रियता बहुत ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। और हमारे शरीर में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाएं एंजाइमों के द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं एंजाइमों के द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। जैसे आप लोग कुछ उदाहरण देख लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुविकल्पी में पूछे जा सकते हैं, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे देखिए साफ साफ शब्दों में लिखा भी हुआ है, जीवधारियों के शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाएं एंजाइमों के द्वारा ही उत्प्रेरित होती हैं, इसीलिए एंजाइमों को जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। किसको? एंजाइमों को, याद रखिएगा आप लोग, एंजाइमों को जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारी प्रोटीन 2 प्रकार की थी ना, कणिका में, रेशेदार। तो एंजाइम आपके कणिका में प्रोटीन में आते हैं। किस में आते हैं? कणिका में प्रोटीन में। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानते रहिए कि एंजाइम को जैव उत्प्रेरक क्यों कहा जाता है। तो हमारे शरीर में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसको उत्प्रेरित करने का काम एंजाइम करते हैं। कौन करते हैं? एंजाइम करते हैं। ये बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, जरूर बैठा लीजिएगा। ये आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाएं किसके द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो आगे हम लोग बात करें इसमें। देखिए अब कुछ उदाहरण देखना शुरू करते हैं हम लोग इसमें। जैसे कि आपको ये उदाहरण यहाँ पे दिख रहा होगा, पहले लिखा हुआ भैया डायस्टेज। डायस्टेज नामक जो एंजाइम है वो अंकुरित जौ में पाया जाता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। किस में बदलने का काम करता है जी? स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है अंकुरित जौ में उपस्थित डायस्टेज नामक एंजाइम। तो आपसे सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए माल्टोज जो बनता है उसको ग्लूकोज में बदलता है माल्टेज। माल्टोज जो बनता है उसको ग्लूकोज में बदलता है माल्टेज। किस में पाया जाता है? यीस्ट में पाया जाता है। यीस्ट, खमीर, जो कि आपने देखा होगा ब्रेड या पाव रोटी बनाने में
एक पदार्थ पाउडर जैसा यूज किया जाता है जो उसको फुला देता है बहुत ज़्यादा, उसी को बोलते हैं यीस्ट या खमीर। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए यीस्ट में आपके 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, इन्वर्टेज भी पाया जाता है, जाइमेज भी पाया जाता है और माल्टेज भी पाया जाता है। तो इन्वर्टेज क्या करता है? इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को बदलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और उसके बाद जाइमेज जो है ग्लूकोज या फ्रक्टोज को बदल देता है एथिल अल्कोहल में। किस में बदल देता है? एथिल अल्कोहल में। मतलब आपने शराब बनाने की प्रक्रिया सुनी है कि नहीं सुनी है? तो शराब जानते हैं, शर्करा से ही बनाया जाता है, अर्थात गन्ने के रस से ही शराब बनाई जाती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कैसे? उसमें यीस्ट मिलाकर पहले उसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदला जाता है, फिर उसे एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है, जिसका प्रयोग पीने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम क्या करता है, और अगर आप इसे एक लाइन में लिखना चाहें तो मैं आपको दिखाऊं कैसे आप लिखेंगे। पहले देखिएगा आप एक लाइन में कैसे लिखेंगे। आप इसको देखिए, आप पहले लिखेंगे स्टार्च। क्या लिखेंगे? स्टार्च। स्टार्च के बाद आप लिखेंगे माल्टोज। माल्टोज के बाद आप लिखेंगे ग्लूकोज। तो एक प्रकार से आपको यहाँ से एक बात और पता चली, स्टार्च किसका बहुलक है? स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक है, वो भी अल्फा डी ग्लूकोज का। याद रख लीजिएगा, किसका बहुलक है जी? अल्फा डी ग्लूकोज का। यहाँ स्टार्च के ऊपर आप लिखेंगे डायस्टेज। डायस्टेज ने स्टार्च को बदला माल्टोज में, फिर माल्टोज को माल्टेज ने बदला। किसने बदला जी? माल्टेज ने बदल दिया ग्लूकोज में। ठीक है, ये आपका हो गया। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे चीनी की, चीनी अर्थात C12H22O11। ठीक है, इसकी बात अगर करेंगे आप तो ये C6H12O6 प्लस C6H12O6। आपके दिमाग में आएगा कि दोनों सूत्र एक क्यों लिखा जा रहा है, तो आपको बता दूं मैं कि ये भैया ग्लूकोज हैं और ये आपके फ्रक्टोज हैं। ध्यान में रखिएगा, नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, याद रखिए। और फिर इन दोनों को बदला जाता है यहाँ से आपका एथिल अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल में। ठीक है, कौन बदलने का काम करता है? इसको बदला इन्वर्टेज ने, इसको बदला इन्वर्टेज नामक एंजाइम ने, और इन दोनों को बदला जाइमेज नामक एंजाइम ने। तो ऐसे ही एंजाइमों की ज़रूरत होती है हमें। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि भैया शुगर अर्थात चीनी को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन सा एंजाइम बदलता है? बहुविकल्पी सवाल बन सकता है यहाँ से आपका, याद रख लीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ पे देखिए आपका ये यूरिएज वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइलिन देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टाइलिन, टाइलिन एंजाइम लार ग्रंथियों से निकलने वाले लार में पाया जाता है और स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, या सीधा सीधा कहें तो मंड को शर्करा में बदलता है, और आपके द्वारा चबाए गए भोजन को मीठा बनाने का कार्य करता है। इसीलिए अगर आप भोजन चबा चबा कर करते हैं ना तो वो भोजन मीठा लगता है आपको। याद रखिएगा आपको, अगर आप भोजन चबाएंगे नहीं, ठूंसते चले जाएंगे ना, वो मंड जो है शर्करा में नहीं बदलेगा और आपका भोजन का पाचन सही से नहीं होगा। भोजन का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। याद रखिएगा, जो लार ग्रंथियों से लार निकलता है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, वो उसको पचा देता है। ठीक है, याद रखिए। फिर पेप्सिन, पेप्सिन आपका आमाशय में पाया जाता है। आमाशय में जो जठर रस निकलता है ना, जठर रस, जठर ग्रंथियों से निकलने वाला जठर रस, ठीक है, उस जठर रस में पेप्सिन पाया जाता है, जो कि प्रोटीन को तोड़ देता है प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स में। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आपका जो भोजन है जब पहुंचता है छोटी आंत में, तो वहाँ पे अग्नाशय से निकल के आता है अग्नाशयी रस। क्या निकल के आता है? अग्नाशयी रस। उस अग्नाशयी रस में लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो कि वसा को पाचन कर देता है, वसी अम्ल में तोड़ देता है। याद रखिएगा, दिमाग में बैठाइएगा, वसा का पाचन किस एंजाइम से होता है? लाइपेज नामक एंजाइम। किससे? लाइपेज। और ये पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, इसको आराम से याद कर सकते हैं आप। और ट्राइएप्सिन, ट्राइएप्सिन या ट्रिप्सिन भी कहा जाता है, ये भी उसी अग्नाशयी रस में पाया जाता है। आपने 10 में बायो में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी और यहाँ भी आपके लिए ज़रूरी है, पढ़ लीजिएगा, ध्यान में रखिए इस बात को। ये आपका बनाता है प्रोटीन और एमिनो अम्ल। क्या बनाता है? प्रोटीन और एमिनो अम्ल। मतलब एक प्रकार से समझिए, प्रोटीन को तोड़ने वाले 2 एंजाइम, एक पेप्सिन और एक ट्रिप्सिन। पेप्सिन ट्रिप्सिन, पेप्सिन ट्रिप्सिन। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ते हैं। तो वो प्रोटीन को प्रोटीओजेज अर्थात पॉलीपेप्टाइड में ही तोड़ता है, और जो आपका ट्रिप्सिन है वो सीधा सीधा एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। प्रोटीन एमिनो अम्ल से ही तो बना है ना, अभी मैंने आपको बोला प्रोटीन एमिनो अम्ल से ही बना हुआ है, इसका मतलब वो उसको उसी में तोड़ देता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें, कुछ और आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें। यहाँ से देखिएगा, एमाइलेज, ये भी अग्नाशयी रस में पाया जाता है।
स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ देता है, मतलब हमारे भोजन का पाचन करता है। बाकी लैक्टिक बेसिलाई दही में पाया जाता है, दूध को दही में बदलता है। दूध से दही जमाने के लिए आप उसमें जावन डालते हैं ना, इसे बोलते हैं जावन, जो उसमें दही डालते हैं उसमें लैक्टिक बेसिलाई नामक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक बेसिलाई, जो कि उसको बदल देता है किसमें? दही में। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक। और जो हमारा दूध है, दूध में लैक्टेज नामक शर्करा पाई जाती है, लैक्टेज, दूध में लैक्टेज नामक शर्करा पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। फिर ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, माइकोडर्मा एसिटिल बेसिलाई, सिरका बनता है। कैसे? एथिल अल्कोहल को बदलता है एसिटिक अम्ल में। मतलब गन्ने के रस से आप सिरका बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो गन्ने के रस का किण्वन से पहले एथिल अल्कोहल बनता है, और एथिल अल्कोहल का एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है जी? एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकरण हो जाता है, ध्यान में रखिएगा आप लोग इस बात को। फिर देखिए, लैक्टेज वाला तो ठीक ही है आपका, लैक्टेज, दूध में लैक्टोज पाया जा रहा था ना, लैक्टोज, ये लैक्टेज नहीं था, लैक्टोज था, ध्यान में रखिएगा। तो दूध में आपका लैक्टोज पाया जा रहा है, लैक्टोज। तो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने का काम लैक्टेज नामक एंजाइम करता है। क्या करता है? लैक्टेज नामक एंजाइम। बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने आपको एंजाइम में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी बता दी हैं। आपको इतना पढ़ लेना है, पेपर में जाना है पढ़ के, आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे इससे, ठीक है ना? ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए सेगमेंट, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।